हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कक्षा 12 का जीव विज्ञान का एक जो अध्याय है हमारा जीवों में जनन, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आपने देखा और बताया भी कि हाँ बहुत अच्छा लगा है। तो अब हम उसी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जाएंगे, भाग 2। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या हमें अब पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवों में जनन, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि जीवों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वह केवल एक ही जनक के द्वारा होता है, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो जो हमने लैंगिक जनन पढ़ा है, उस लैंगिक जनन में मैंने तुम्हें जंतुओं में बताया था कि हाँ जंतुओं में किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है आज की वीडियो कि पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, उसको इस नाम से नहीं जाना जाता। पौधों में होता है कायिक जनन, या फिर कह सकते हैं कि पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये जो अलैंगिक जनन लिखा है ये अलैंगिक जनन है, तो लेकिन ये क्या कहलाएगा, पौधों में अगर है तो क्या कहलाएगा, कायिक जनन। ठीक है, तो या फिर लिख सकते हैं कायिक जनन। पौधों में होने वाला कायिक जनन किस प्रकार से पौधों में कायिक जनन होगा। तो जैसे कि आपको अलैंगिक जनन की भाषा या फिर जो मैंने परिभाषा बताई थी वो पता है क्या है, कि जीवों में होने वाला वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब पौधों में बात करें तो पौधों में क्या है कि कायिक अंगों के द्वारा पौधों में होने वाला जनन या फिर किसी भी कायिक अंग से बनने वाला पौधों में जो नए पौधे बनते हैं वह कहलाता है पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन। क्लियर है। अब देखते हैं कि पौधों में कायिक जनन होगा कैसे। तो पहले कायिक जनन क्लियर करेंगे, क्या है कि पौधों के कायिक अंगों के द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, क्या कि कायिक अंग क्या है। कायिक अंग तो पौधों में वह अंग जिसके द्वारा हम नए पौधे बना सकते हैं, ऐसे अंग क्या कहलाएंगे, कायिक अंग कहलाएंगे। जैसे कायिक अंग की अगर मैं बात करूं तो कायिक अंग कौन कौन से होते हैं। पौधों में कायिक अंग होते हैं तीन, एक है तना, पत्ती और जड़। ये जो तीन हैं ये पौधों में होते हैं कायिक अंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि तने के द्वारा भी हम नया पौधा बना सकते हैं, पत्ती के द्वारा भी बन सकता है और जड़ के द्वारा भी बन सकता है। जैसे तने की बात करते हैं, आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, तो गुलाब के पेड़ से जब हमें नया पौधा बनाना होता है तो क्या करेंगे कि हम गुलाब का तना काटेंगे और तना काटने के बाद उसको भूमि में रोपित कर देते हैं, जिससे कि नया पौधा आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो पौधा कैसे बनेगा, ठीक है, किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वह चीज हम पढ़ेंगे इसको बारी बारी से। ठीक है, तो पौधों में जो कायिक जनन होता है वह होता है दो प्रकार से। देखते हैं कैसे होता है। कायिक जनन दो प्रकार से पौधों में कायिक जनन होता है, एक है
प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वैलिडेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम वैलिडेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या होता है उसमें सबसे पहले फर्स्ट हमने पढ़ना है प्राकृतिक कायिक जनन, कि प्राकृतिक के द्वारा पौधों में होने वाला जनन ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि पौधों में स्वतः ही होने वाला कि अपना आप ही पौधा नए पौधा बना दे। ठीक है, तो ऐसा जनन क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पौधा है स्वयं ही नए पौधे का निर्माण कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, ध्यान से सुनेंगे, कृत्रिम कायिक जनन क्या है कि कृत्रिम क्या मतलब जो मनुष्य के द्वारा किया जाए। ठीक है, यानी मनुष्य के द्वारा किसी भी कायिक अंग के द्वारा किसी भी कायिक अंग से नया पौधा बनाया जाए तो वह कहलाएगा कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर है? ठीक है, यानी कृत्रिम जहां पे भी आ जाता है आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य के द्वारा कराया गया। क्लियर है बात? ठीक है, यानी मनुष्य के द्वारा जब कायिक अंगों के द्वारा नया पौधा बनता है तो वह कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। अब हम सबसे पहले बात पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है पौधों में किस प्रकार से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले दो प्रकार से जन्म होता है, एक है भूमिगत तनों द्वारा, दूसरा है अर्ध वायवीय तनों द्वारा। ठीक है, भूमिगत तनों द्वारा और अर्धवायवीय तनों द्वारा। भूमिगत तनों का मतलब क्या है, यानी ऐसे तने जो भूमि के अंदर, ऐसे तनों के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, किस किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिगत तनों के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा या किस प्रकार से वैलिडेटिव रिप्रोडक्शन होगा। भूमिगत तनों में हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आता है कंद या ट्यूबर। ठीक है, कंद में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा कंद के द्वारा, तो कंद का उदाहरण है आलू। आलू को आप सभी जानते हो, और आलू आपने देखा होगा और मतलब बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि आलू जो है वह एक जड़ है। ठीक है, जड़ के अंदर होता है लेकिन वह जड़ नहीं है, वह क्या है, एक तना। आलू क्या है, एक तना है। ठीक है, तो वह एक रूपांतरित तना है। अब इसी के प्रकार आप देख रहे होंगे कि आपसे अगर मैं पूछने लगूं कि शकरकंद क्या है, आप उसको भी तना बताओगे, नहीं, वह तना नहीं है, वह जड़ है। ठीक है, तो इसे क्लियर रखेंगे कि जो आलू है, ठीक है, आलू क्या है, एक भूमिगत तना है। इसमें भूमि के अंदर होने के बावजूद भी यह तना है, और इसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा वो देखते हैं। तो आलू सभी ने देखा होगा कि आलू जो होता है वह ये आलू है मान के चलो। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं आंखें होती। ठीक है, इस प्रकार की आंखें होती, इस प्रकार की आंखें होती है उसमें। ठीक है, आप सभी ने देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब इनका अनुकूल वातावरण आता है, कभी कभी घर पे रखने के बावजूद भी यह अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब अनुकूल वातावरण आता है तो ये जो इसमें ये आंखें होती है, इसके अंदर सल्ब पत्र होते हैं जिसके अंदर कछस्थ कलिकाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी कलिकाएं, कछस्थ कलिकाएं होती हैं। अब वह कछस्थ कलिकाएं अंकुरित होने लगती हैं और अंकुरित होने के बाद नया पौधा बना देती हैं। ठीक है, ये कछस्थ कलिकाएं हैं, अंकुरित होंगी और नया पौधा बनाना प्रारंभ कर देंगी। ठीक है, इस प्रकार से नया पौधा, प्रत्येक आंख से एक नया पौधा बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इससे हमें नया पौधा बनाना होता है तो हम इसके ट्यूबर काट लेते हैं, मतलब इसका कंद काट लेते हैं। अब इसको हम काटने के बाद भूमि के अंदर रोपित कर देते हैं। भूमि में जब हम इसे रोपित कर देंगे तो रोपित करने के बाद जो यह कंद है, ठीक है, यह कंद नया पौधा बना देता है और बहुत सारे हमें आलू इससे प्राप्त हो जाते हैं।
ठीक है, पता चला कि किस प्रकार से भूमिगत तनों में जो कंद है वो किस प्रकार से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगला स्टेप क्या है, अगला पॉइंट, अगले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगला है तुम्हारा सल्ककंद। सॉरी, पिरकंद। पिरकंद की बात करेंगे हम, तो पिरकंद क्या होता है कि जो अदरक है, ठीक है, अदरक है, अदरक में जो होता है वह पिरकंद होता है। अदरक, अदरक में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, सभी ने देखा होगा अदरक जो है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से, उसमें इस प्रकार से ये धारियां होती हैं, इन धारियों को हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, इन नोड्स के जो ऊपर परत होती है उसे हम बोलते हैं सल्क, और इन सल्क के नीचे उपस्थित होती है कछस्थ कलिकाएं। कछस्थ कलिकाएं, ठीक है, ये कछस्थ कलिकाएं जो हैं अंकुरित होंगी और अंकुरित होने के बाद नए पौधे को निर्माण या नया पौधे को जन्म दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो अदरक है, अदरक में रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो पिरकंद समझ में आया होगा आपको कि पिरकंद जो इसका उदाहरण क्या है, अदरक और हल्दी भी। ठीक है, हल्दी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वह इसी प्रकार से होता है। अगला है घनकंद। घनकंद का उदाहरण है अरबी या जीमी कंद। अरबी या जीमी कंद में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान देंगे कि जो अरबी है, जैसे कि मैंने अभी अदरक में बताया, बिल्कुल अरबी भी वैसी होती है। ठीक है, तो अरबी में भी क्या है, नोट्स होते हैं इस प्रकार के। मान के चलो ये अरबी है, ठीक है, इस अरबी में भी इस प्रकार के नोट्स होंगे, और यह नोट्स के नीचे क्या होती है, कछस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं। कछस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं जो अंकुरित होने के बाद नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, ऐसे ही जीमीकंद होता है। जीमीकंद की स्ट्रक्चर लगभग इस प्रकार से होती है। ठीक है, हमें ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा लेकिन होता है इतना मोटा। ठीक है, इस इसके अंदर जो ये तुम्हें धारियां दिखाई दे रही हैं, इस पे सल्क होंगे और सल्क के अंदर होंगी कछस्थ कलिकाएं, और वह कछस्थ कलिकाएं अनुकूल वातावरण आने पर अंकुरित हो जाती हैं और अंकुरित होने के बाद नया पौधा बना लेते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला, अगला है तुम्हारा सल्ककंद। सल्ककंद का उदाहरण है प्याज, लहसुन। ठीक है, प्याज और लहसुन में जो होता है वह सल्ककंद के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या है, कोई भी प्याज या लहसुन होता है, तुमने देखा होगा कि घर पे रखा हुआ भी क्या हो जाता है, कभी-कभी अंकुरित हो जाता है। यहाँ से क्या है, इसमें जो हरी वाली संरचना है वह निकलने प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यह जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है, जो प्याज और लहसुन है, ठीक है, प्याज और लहसुन घर पर रखने के बावजूद भी या फिर अनुकूल वातावरण आने पर जो इसके अंदर कछस्थ कलिकाएं होती हैं, वह कछस्थ कलिकाएं क्या हो जाती हैं, अंकुरित हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो मैंने बताया है वो 4 पॉइंट बताए हैं जो भूमिगत तनों के अंदर है। ठीक है, यानी यह सारे के सारे क्या है, तने हैं, लेकिन भूमि के अंदर रहने के बाद भी आपको सभी को पता है कि भूमि के अंदर केवल जड़ रहती है, लेकिन यह क्या है, भूमि के अंतर्गत रहने के बाद भी क्या है, तने। तो याद रखेंगे कि आलू क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे आता है कि आलू क्या है, आलू एक तना है, वो भी कैसा तना, रूपांतरित तना। क्लियर है बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अर्धवायवीय तनों के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट हमारा अर्धवायवीय तनों के द्वारा का एक जनन किस प्रकार से होगा। देखो,
अर्धवायवीय तलों के द्वारा किस प्रकार से क्या होगा? देखो नाम से ध्यान रखो, अर्धवायवीय यानी आधा भूमि के अंदर और आधा भूमि के ऊपर, ठीक है, सतह है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो किस प्रकार से होगा देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, किस किस प्रकार से कैसे होगा वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऊपरी भूस्तारिका, ठीक है, ऊपरी भूस्तारिका के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, इसका उदाहरण है दोभाष, ठीक है, यानी जो दोभाष होती है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वह ऊपरी भूस्तारिका के इस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे? मान के चलो ये घास का मैदान है, इस घास के मैदान में ये दो घास खड़ी है, ठीक है, तो इसका जो तना होता है वह तना इस भूमि से इस प्रकार से सटा हुआ होता है। मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ अलग चौक से दिखाने की, ठीक है, तो इस प्रकार से सटा हुआ होता है। अब इसमें क्या होते हैं, जगह जगह पर जैसे गन्ने के अंदर कोई होती है, ठीक है, नोट्स होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी नोट्स होते हैं जगह जगह पर, ठीक है। तो यह जो नोट्स होंगे इस प्रकार से भूमि पर जैसे ही लगते हैं तो ये अंकुरित होने स्टार्ट हो जाते हैं, इनसे जड़ें निकलने प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। ये जो कछस्थ जड़ें बोलते हैं इनको, ये कछस्थ जड़ें अंकुरित होने स्टार्ट हो जाएंगी और अंकुरित होने के बाद एक नया पौधे को निर्माण करेंगे या नए पौधे को बना देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इसी प्रकार से यह दूसरा और ऐसा होगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ये फिर इस प्रकार से जन्म होगा और नया पौधा बना देगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये है फर्स्ट तुम्हारा अर्धवायवीय तलों के द्वारा जो ऊपरी भूस्तारिका के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कायिक जनन होता है। क्लियर है बात? उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जो दूसरा पॉइंट होता है वह क्या है? दूसरा पॉइंट है अंतः भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका, ठीक है। अंतः भूस्तारिका का उदाहरण क्या है? उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, पोदीना, इसका उदाहरण है। पोदीने में भी तुमने देखा होगा कि हम जहां पर रख देते हैं या जो हमने मतलब अंकुरित किया या फिर हमने लगाया है क्या, पोदीना, ठीक है, तो पोदीने को जब हम लगा देते हैं तो लगाने के बाद वह जैसे हमने तुम्हें दो घास बताया, ठीक है, यह तो भूमि के ऊपर है लेकिन यह भूमि के सतह के नीचे होता है। जो ये इसकी जड़ें होती है, ये जड़ें आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने के बाद सॉरी तने, ठीक है, आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने के बाद एक नया पौधा बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तुम देखते हो अगर हमने थोड़ा सा यदि पुदीना लगाया है तो फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह घेर लेता है। ठीक है, तो वह किस प्रकार से होता है? वह अंतः भूस्तारिका के द्वारा होता है। क्लियर है? ठीक है, यानी जैसे दो घास के अंदर हुआ है पूरा का पूरा मैदान भर जाता है, ठीक, उसी प्रकार से जो पुदीना है पुदीने के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि हमने थोड़ा सा पुदीना लगाया, उस समय बाद जो है पूरी जगह में बहुत सारी जगह घेर लेता है। ठीक है, तो वह किस प्रकार से होता है? जो मैंने तुम्हें बताया है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद है भूस्तारिका। भूस्तारिका, इसका उदाहरण है जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी भूस्तारिका का उदाहरण है जलकुंभी। किस प्रकार से इसमें होगा कि जल है, ठीक है, इस जल में क्या है, ये जलकुंभी है, ठीक है, इस जलकुंभी से ये जो होगा, ठीक है, जो इसका तना होगा इस प्रकार से अंदर पहुंच जाएगा, ऊपर होगा इस प्रकार से अंदर पहुंचेगा और अंदर पहुंचने के बाद अंकुरित हो जाएगा, नया पौधा बना लेगा और नया पौधा यहाँ से बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे और इस प्रकार से यहाँ जैसे सिंघाड़े में देखा होगा आपने कि थोड़ी सी पेड़ डालते हैं और पूरा का पूरा तालाब भर जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जलकुंभी में भी ऐसे ही। ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार नेक्स्ट आता है हमारा भूस्तारिका। नेक्स्ट पॉइंट है भूस्तारिका। ठीक है, भूस्तारिका में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा? भूस्तारिका में इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है देखते हैं कि
कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा है, यह पौधा, इसमें से कोई भी इसका तना, ठीक है, इस प्रकार से भूमि के अंदर आ जाता है और आने के बाद अंकुरित हो जाता है, ठीक है, अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के बाद नए पौधे को जन्म दे देता है, ये नया पौधा बन जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? यह है इसका जो कायिक जनन है। कायिक जनन में हमने फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ा है वह है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी प्रकृति के द्वारा पौधों में होने वाला सतह जनन, ठीक है, उस जनन को हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। क्लियर है? उसमें से हमने फर्स्ट पढ़ा है भूमिगत तनों के द्वारा कायिक जनन। भूमिगत तनों के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है? पहले मैंने बताया कंद, फिर बताया फिरकंद, फिर घनकंद, सल्ककंद। कंद का उदाहरण आलू, फिर कंद का उदाहरण अदरक और हल्दी, घनकंद का उदाहरण प्याज, सॉरी अरबी और जीविकंद, और सल्ककंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन, ठीक है। किस प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन होता है मैंने बताया। उसके बाद है अर्धवायवीय तनों के द्वारा कायिक जनन। अर्धवायवीय तनों के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है? फर्स्ट पॉइंट है उसमें ऊपरी भूस्तरिका, और ऊपरी भूस्तरिका का उदाहरण है दूब घास, ठीक है। दूब घास में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है बताया मैंने कि उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वह नोड्स भूमि पर जब लग जाते हैं तो अंकुरित होने के बाद एक नया पौधा बना देते हैं। क्लियर है? उसके बाद है अंतः भूस्तरिका। जैसे ही दूब घास में होता है यह भूमि के ऊपर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसमें क्या है अंतः, अंतः मतलब भूमि के नीचे, ठीक है। तो भूमि के नीचे क्या होता है इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। उसके बाद है भूस्थायी, इसका उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी यानी तालाब होता है जल में रहने वाली, ठीक। मतलब उसमें जो मैंने बताया था आपको कि तालाब है, इस तालाब में यह तना जैसे यहाँ पर जा रहा था ऐसे जाएगा और जाने के बाद एक नया पौधा बना देता है, ठीक है। उसके बाद है भूस्थारिका। भूस्थारिका का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में एक पौधा है, उसका जो तना है, ठीक है, वह तना स्वतः ही भूमि पर आएगा और आने के बाद किसी भी वजह से, ठीक है, या तो ये नीचे हो जाता है या फिर किसी वजह से आता है और आने के बाद ये भूमि के अंदर क्या हो जाता है निमग्न हो जाता है और जिसकी वजह से ये नया पौधा बना देता है, ठीक है। क्लियर है बात? अब इसका हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो हमने प्राकृतिक कायिक जनन है, और उसका दूसरा पॉइंट कृत्रिम कायिक जनन। दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? मतलब मानव के द्वारा कराया गया जनन, ठीक है। मानव के द्वारा किस प्रकार से जनन होगा, किस प्रकार से, यानी मानव के द्वारा पौधों के अंदर किस प्रकार से जनन होगा, ठीक है। तो कैसे देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें कलम लगाना, दूसरा आता है दाव लगाना, तीसरा रोपण, चौथा कटिंग, और भी बहुत सारे किताब में सब दे रखे पढ़ लेंगे, लेकिन जो मोस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्या? जैसे कलम लगाना, किस प्रकार से हम कलम लगा करके नया पौधा बना सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? यानी मानव के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, यह सारी विधि ऐसी हैं जो मानव के द्वारा कराई जाए, ठीक है। मानव के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाए। तो कैसे देखते हैं, कलम लगाकर हम नया पौधा कैसे बना सकते हैं। कोई भी पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है, इस पर बहुत सारे ये इसके तने हैं। अब हमें इससे नया पौधा बनाना है, तो नया पौधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो तना है वह काट लेंगे, ठीक है। और काटने के बाद ये हमने इसका मान के चलो ये तना हमने काट लिया, ठीक है। और काटने के बाद इसको जो पेंसिल होती है उस टाइप में हम इसको काट लेते हैं, जैसे पेंसिल की नोक होती है उस टाइप में हम इसको काट लेते हैं। क्लियर है? अब काटने के बाद हम इसको भूमि के अंदर क्या कर देते हैं रोपित कर देते हैं। भूमि के अंदर हमने क्या करते हैं इसको रोपित कर देते हैं। जब हम इसे भूमि के अंदर रोपित कर देंगे तो ये कुछ समय बाद क्या है अंकुरित होना प्रारंभ हो जाएगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ही समय में एक जो पौधा था उससे हम नया पौधा बना लेते हैं और यह विधि कहलाती है कलम लगाना। क्लियर है? ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायकरण में, जो कृत्रिम कायकरण है उसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दाब लगाना। दाब लगाकर दाब इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार से नया पौधा बना सकते हैं, देखते आइएगा। कोई पौधा है, ठीक है, इस पौधे में हमें इस विधि के द्वारा यानी दाब लगाकर हमें एक नया पौधा बनाना है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे कि जो ये पौधे की निचली वाली टहनी होगी, सबसे निचले वाला जो इसकी टहनी होगी, उस टहनी को हम इस प्रकार से भूमि के अंदर दबा देते हैं। ठीक है। और उसका जो ऊपरी वाला भाग होगा थोड़ा सा उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। जब हम इसको इस प्रकार से दबा देंगे तो क्या होगा कि जो ये वाले भाग हैं, ठीक है, इसमें से इस प्रकार से यह अंकुरित होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। और अंकुरित हो जाएगा, जब ये अंकुरित होने के बाद यह अपना पोषण स्वतः ही प्राप्त करने लगता है। ये अपना पोषण क्या है, स्वतः ही प्राप्त करने लगता है और नया पौधा बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट लेंगे और ये वाला अपना नया पौधा बन जाएगा और इसी प्रकार से एक नया पौधा यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि दाव लगाकर हम नया पौधा किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। तो इन विधियों के द्वारा, कृत्रिम कायकरण के द्वारा हम कुछ ही समय में नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है रोपण। बहुत ज्यादा मोस्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रोपण के द्वारा कृत्रिम कायकरण किस प्रकार से होता है। ध्यान देंगे कि रोपण में होता क्या है, कोई पौधा है, ठीक है, उस इसमें दो पौधे लेने पड़ते हैं। रोपण विधि में हमें दो पौधे लेने पड़ते हैं। एक ऐसा पौधा होता है जो बेकार किस्म का होता है और एक ऐसा पौधा होता है जो अच्छी किस्म का होता है। ठीक है। तो इन दोनों पौधों को मिलाकर के एक हमें नया पौधा बनाना होता है। तो किस प्रकार से हम इसमें पौधा बनाएंगे, तो जो बेकार किस्म का पौधा होता है उसको हम रखते हैं नीचे की ओर और जो अच्छी किस्म का पौधा होता है उसे हम रखते हैं ऊपर की ओर। ठीक है। कैसे, कोई हमने एक पौधा लिया और उस पौधे को, ये पौधा है, ठीक है, मान के चलो ये पूरा पौधा है, इस पौधे को हमने वी आकार में काट लिया। ठीक है, इस प्रकार से काट लिया और जिस प्रकार से हमने ये काटा है, जो हमने इस पौधे के अंदर फिट करना है, ठीक है, वह पौधे को भी हम इसी प्रकार से काटेंगे जैसा हमने ये काटा। ठीक है। उस वाले पौधे को भी हम कैसे काट लेंगे, जैसे हमने ये पौधा काटा है। ठीक है। ये पौधा हमने काट लिया, ये दूसरा पौधा है जो मैं अलग अलग से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। और ये क्या है, दूसरा पौधा। अब क्या होगा कि ये वाला पौधा और ये वाला पौधा, ठीक है, ये पौधा और ये वाला, इन दोनों पौधे को हम किसी भी चीज की सहायता से इस प्रकार से बांध दें। बांधने के बाद जो ये भाग हमने बांधा है, इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ये है अंकुरित होने लगता है। ठीक है। यहाँ से हम इसको अलग करके नया अलग लगा सकते हैं जिसमें इन दोनों पौधों के गुण होंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। यानी इस वाले पौधे के जो बेकार किस्म का पौधा है इसके भी और ये वाला जो पौधा है इसके, इन दोनों पौधों के क्या होंगे, इसमें गुण होंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम एक नया पौधा बना लेते हैं। ठीक है। इसमें जो ये वाला पौधा होता है इसे हम बोलते हैं स्टॉक और इसको हम बोलते हैं सियान। ठीक है। स्टोक और सियान। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि स्टोक किसे कहते हैं, सियान किसे कहते हैं। तो रोपण विधि में जो बेकार किस्म वाला पौधा यूज किया जाता है वह होता है स्टॉक और जो अच्छी किस्म वाला पौधा होता है उसे हम बोलते हैं सियान। क्लियर है? ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं कटिंग। ठीक है कि कटिंग द्वारा हम किस प्रकार से पौधा बना सकते हैं। तो जैसे हमने कलम द्वारा पौधा बनाया था उसी प्रकार से आप कटिंग द्वारा भी पौधा बनाते हैं। पहले कलम लगाया हमने किस प्रकार से कि हमने पौधा काटा,
पौधे का तना काटा, काटने के बाद हमने उसको भूमि के अंदर रोपित कर दिया। भूमि के अंदर रोपित करने के बाद हमने उससे नया पौधा प्राप्त कर लिया। उसके बाद है दाव लगाना। दाव लगाकर हम किस प्रकार से पौधा प्राप्त कर सकते हैं कि कोई पौधा है, उसके सबसे निचली वाली टहनी है, उसको हमने भूमि के अंदर रोपित कर दिया, भूमि मतलब भूमि के अंदर दबा दिया, और दबाने के बाद कुछ समय बाद वह अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होने के बाद वह नया पौधा बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है रोपण। रोपण में मैंने बताया है कि एक बेकार किस्म वाला पौधा और एक अच्छी किस्म वाला पौधा होता है, दोनों को एक शेप में काटा जाता है जिससे कि वह उसमें फिट हो जाए। इस प्रकार से हम एक नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है। कटिंग क्या है? कटिंग के द्वारा भी हम इस प्रकार से ये पौधा बना सकते हैं कि कोई भी हमने पौधा लिया, ठीक है, पौधा लेने के बाद ये कोई पौधा है, हमने इसको काट दिया, वो काटने के बाद हम इससे और दूसरा पौधा इसके ऊपर हमने इसी शेप में जोड़ दिया। ठीक है। इस प्रकार से हम नया पौधा बना सकते हैं। या फिर जैसे कलम है, कलम जिस प्रकार से हम लगाते हैं इस प्रकार से हम इस विधि के द्वारा नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो पौधों के अंदर जन्म होता है एक विधि के द्वारा और, ठीक है, जो मनुष्य के द्वारा होता है। ठीक है। यानी कृत्रिम कायिकरण के अंदर ही वो पढ़ा जाएगा। कृत्रिम कायिकरण में मतलब वह किस प्रकार से होगा, वह सब विधि होती है प्रयोगशाला में, और उसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन या फिर सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन किस प्रकार से होगा? सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा नया पौधा किस प्रकार से होगा? ठीक है। तो वर्ड याद रखेंगे, सूक्ष्म परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब क्या होता है? नया पौधा बनना या जन्म। ठीक है। या फिर सूक्ष्म क्या है? बहुत छोटा। ठीक है। तो किसी भी छोटे भाग से नया पौधा बनाना ही क्या कहलाएगा? सूक्ष्म परिवर्धन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि कोई गाजर है, इस गाजर से हमें नया पौधा बनाना है, ठीक है, इस विधि के द्वारा। तो इसमें से क्या है, हमें बहुत छोटा सा पार्ट इसका काटना होगा, और काटने के बाद इसको हम पोषक माध्यम में रखेंगे। पोषक माध्यम में रखने के बाद इससे नया पौधा बनाना है। ठीक है। तो प्रत्येक जब भी हम नया पौधा बनाते हैं सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा, तो उसमें 4 स्टेप होते हैं। उन चारों स्टेपों को हम बारी-बारी से समझेंगे किस प्रकार से होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन में क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट, कोई भी जिसका हमें नया पौधा बनाना है, ठीक है, जिसका हमें नया पौधा बनाना है, उस पौधे का क्या करेंगे हम, कोई भी छोटा सा भाग उसमें से हम ले लेंगे। इतना छोटा सा भाग हम क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे, और लेने के बाद यह भाग हमने यहाँ निकाल दिया, और इसको हम एक जार के अंदर रख देते हैं, जिसके अंदर ऐसा पोषक माध्यम भरा हो जिसमें कि यह अंकुरित हो सके। ठीक है। हमने यह इसके अंदर रख दिया, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पोषक पदार्थ। ठीक है। ये ऐसा पोषक पदार्थ है जो इसके लिए अनुकूल है। ठीक है, जिसमें यह अंकुरित हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमने इसके अंदर रखा है, ठीक है, ये जो हमने इसका भाग काटा है, हम इसको बोलते हैं ऊतक। ठीक है। ऊतक क्या होता है कि जो कोशिका है, ठीक है, यानी कोशिकाओं का समूह। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर के एक क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ठीक है। वह ऊतक का यूज करते हैं हम सूक्ष्म परिवर्धन में। ठीक है। यदि मैं आपसे बोलने लगूं कि ऊतक क्या है, तो आप क्या कहोगे कि कोशिकाओं का समूह। नहीं, ये है, लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं। अब जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो सही परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि ऊतक की परिभाषा क्या है। तो ऐसी कोशिका जो कार्य और संरचना दोनों में एक जैसी, यानी उनका कार्य भी समान हो और संरचना भी समान हो, ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, एक ऊतक बनाता है। ठीक है, क्लियर है। यानी उस ऊतक से हम क्या बनाएंगे, नया पौधा। या ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन जो ऊतक की परिभाषा है वह याद रखेंगे कि समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। आपने बताना है कि ऊतक क्या है, ऊतक वाली बात नहीं बतानी है कि
हाँ कोशिकाओं का समूह, वो नहीं। अब क्या है कि ऐसी कोशिका जो कार्य और संरचना में एक जैसी हो, उनका समूह क्या कहलाता है, एक ऊतक कहलाता है। क्लियर है बात। उसके आगे हम बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, कोई भी कोशिका है, मान के चलो ये गाजर है, इस गाजर से हमने इतना भाग काटा, इससे ऊतक प्राप्त किया और इसे कोशिक माध्यम में हमने रख दिया। और यह वाली जो विधि हम कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रयोगशाला के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो ये वाला हमने इसके अंदर पार्ट रखा था, ये फूल करके मोटा हो जाता है कोशिक माध्यम प्राप्त करने के बाद। ठीक है। जब यह फूल करके मोटा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें से क्या है, हम ये कोशिक माध्यम इसका चेंज कर देते हैं इस टाइम पे, जब ये इससे अलग हो जाता है। ये सब फर्स्ट स्टेप में होता है। इसके बाद ये है इससे कुछ इस प्रकार से अंकुरण होने लगता है, यह अंकुरित तो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जब यह अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है तो तीसरे स्टेप में हमें देखने को मिलता है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमने पार्ट लिया है इससे नया पौधा बने। ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, ये अभी सेकंड स्टेप है, ये अंकुरित होने स्टार्ट हो जाता है। तीसरे स्टेप में क्या करना होता है कि ये वाले जो पार्ट है इनको हम अलग कर देंगे और अलग करने के बाद अलग अलग पोषक माध्यम में इनको रख देते हैं। अलग अलग पोषक माध्यम में हम क्या करेंगे, इनको रख देते हैं। सारे पौधों को हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग पोषक माध्यम में रख देंगे। जब हम इन्हें सारे को अलग अलग पोषक माध्यम में रख देंगे तो ये सारे के सारे क्या होने लगेंगे, अंकुरित होने लगेंगे, इनसे जड़ें भी निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पौधे लिए हैं इनको हम गमले में लगा सकते हैं। ठीक है, गमले में लगा सकते हैं और गमले में लगाने के बाद हम इसको अलग रोपित कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, ठीक है, हम नया पौधा बना सकते हैं और यह विधि बहुत ही कम समय में हो जाती है। ठीक है। क्या है, एक बार फिर से समझ लेंगे कि कोई भी हमें नया पौधा बनाना है, ठीक है, कोई हमें नया पौधा बनाना है तो नया पौधा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे छोटा सा भाग काटना पड़ेगा, उस भाग से उस भाग को हम पोषक माध्यम में रखेंगे, पोषक माध्यम में रखने के बाद वह भाग फूलकर मोटा हो जाता है, जिससे कि वह अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे वह अंकुरित होना प्रारंभ होता है तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उन सभी को इस पार्ट से अलग कर लेंगे और उन्हें अलग अलग पोषक माध्यम में हम रख देंगे। इनमें जो हम पोषक माध्यम यूज करेंगे वो सारा का सारा एक होगा। ठीक है। इन्हें हम अलग पोषक माध्यम में सबको रख देंगे। उसके बाद इनसे जड़ें भी निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं और फोर्थ स्टेप में हम इन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है। अलग गमले में यूज कर सकते हैं, भूमि में यूज कर सकते हैं, भूमि में लगा सकते हैं और नया पौधा उनसे बना सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सूक्ष्म परिवर्तन या फिर जो मैंने अभी पढ़ाया है वह सब समझ में आया होगा। अब जो मैंने इसमें पढ़ाया है वह उसमें से मैं तुमसे अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसके तुम्हें आंसर देने हैं। जैसे भूस्तारिका का उदाहरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है जो कंद है, कंद का उदाहरण